देखिए आज पहला पेपर था यूपीएससी मेंस का, और फर्स्ट पेपर जो होता है वो ऐसे का होता है। आज से मेंस के पेपर की शुरुआत होगी, अभी बैक टू बैक पेपर चलेंगे। यूपीएससी के एग्जाम में जो ऐसे का पेपर होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है ऐसे का। और जो अब तक आपने ऐसे लिखे हैं स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में या किसी कंपटीशन में, ये उससे अलग है। ठीक, बेसिकली जो ऐसे है इनको लिखने की जो अप्रोच है, ये अप्रोच ही तय करने वाली है कि आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी है या नहीं। बेसिकली उसको चेक करने का तरीका है। ठीक, इस सामान्य ऐसे नहीं है कि विज्ञान एक चमत्कार नहीं, भारत एक विविधतापूर्ण देश, ऐसी बातें नहीं है इसके अंदर। ये थोड़े से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके अंदर की ऑफिसर लाइक क्वालिटी, आपका थॉट प्रोसेस, आपका विजन, उसको चेक करेंगे। और मैं जो आपको एनसीईआरटी जानबूझ पढ़ाऊंगा एक लाइन, या मैं कहता हूँ न्यूज़ को पढ़ो, ये बेसिकली ये सारी चीज़ें इसमें एप्लीकेबल होने वाली है। अभी इसमें हर एक, जैसे पार्ट 1 में आपको 4 टॉपिक हैं, पार्ट 2 में 4 टॉपिक हैं, और 4 टॉपिक जब 2 ऐसे लिखने हैं एक एक से, दोनों में जब आप लिखेंगे तो आपके जितना भी नॉलेज है जिस उसका, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, वो सारी चीज़ें यूज होती हैं। ये सबसे बड़े यूपीएससी के ऐसे की खूबी ये है, जो कुछ भी आप पढ़ेंगे कंप्लीट, ठीक, वो सबका मतलब आपकी रीडिंग हैबिट कैसी है वो यहाँ चेक होने वाली है, और आपका थॉट प्रोसेस कैसा है। ये कुछ सब्जेक्ट में, और ये जो ऐसे हैं वो बंधे हुए नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इनमें कोई एक ही डायमेंशन जो पकड़ लो आप। इसमें डायमेंशंस खुलते जाएंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कुछ इस प्रकार का बनता है, इसको लिखने का तरीका वी शेप, आपका डायमेंशंस खुलते जाएंगे, आपके डायमेंशन बढ़ते जाएंगे, है ना। आपको डायमेंशंस अप्रोच खोलनी पड़ेगी अपने आंसर में, और उन सबको इसके अंदर लेके आना पड़ेगा। तो ये जो मैंने समझाया है ये तो हो गया रणनीति, स्ट्रेटजी। जब मेंस का पेपर लोगे तो आपको कॉपी जो मिलेगी उसके लास्ट पेज पे इस तरह से ब्लैंक पेज आएगा। सबसे पहले आपको इनमें से कोई एक टॉपिक चुनना है, और उस टॉपिक के जो डायमेंशंस हैं उसको खोलना है, डायमेंशंस। फिर उन डायमेंशन खोलने के बाद एक आप पहले बनाएंगे ड्राफ्टिंग अपने ऐसे की, और फिर जाएंगे आप फ्रंट पेज पे, वहाँ लिखेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई। क्योंकि आपके पास लिमिटेड स्पेस है, तो आप जो भी टॉपिक लें 4 में से एक, पहले आप तय कर लें कि उसके लिए जितना कंटेंट इन्हें मांगना है उतना अपने पास है कि नहीं। कंटेंट है 1000 से 1200 वर्ड। ठीक, किसी भी ऐसे का शुरुआत जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। शुरुआत आप कैसे कर रहे हैं? शुरुआत करने के बहुत तरीके हैं। ठीक, बहुत तरीके हैं शुरुआत करने के। कभी कभी से फिल्म होता नहीं है, एक अपन बैकग्राउंड में जाते हैं फिर वापस से आते हैं, ठीक, या शुरुआत प्रेजेंट से करते हैं फिर बैकग्राउंड में जाते हैं। कभी कभी ड्रामेटिक स्टार्ट होती है, अचानक पर्दे पे आया, फिल्म खुली और कुछ ड्रामा सा हुआ, फिर वापस से फिल्म शुरू हुई। तो ऐसे आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसको जानने का तरीका है, और ये आपके एक दिन की मेहनत नहीं है। 6th क्लास के बाद से जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो सारी चीज़ें आपको एग्जाम हॉल में रिकॉल होती हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जब भी मैं ऐसे लिखता था, मुझे 6वीं क्लास की पोएम से याद आती थी, और अभी तक जो मैं पढ़ा सब कुछ, और आज तक के न्यूज़पेपर जो कुछ भी है वो सबको समेटता था मैं, सब पॉइंट्स को लिखता था पहले अपनी ड्राफ्टिंग में, फिर उनमें से जो पॉइंट काम के लिए वो काटता था, फिर उनमें जो काम के लिए उनको कंटिन्यू करता, फिर उस जैसे जैसे जोड़ते जाएंगे पॉइंट बनते जाएंगे। फिर मैंने पूरा ऐसे को मैं जितने डायमेंशन खोलती है 360 उतने नंबर मुझे मिलेंगे। ये ऐसे की अप्रोच है। बात समझ में आई कि नहीं? थॉट प्रोसेस का सारा खेल है, और फिर थॉट प्रोसेस को उतारना। दूसरा, जब आप ऐसे लिखते हैं तो आपके पास एक इंट्रो और एक कंक्लूजन, सबसे पहले आपको ये तैयार करके रखना पड़ेगा, और फिर उसके बीच की मेन बॉडी। इंट्रो जो आप लोगे, यदि वही आपके कंक्लूजन में पॉइंट आएंगे तो आपके ऐसे को एक फ्लो मिलता है। जैसे मान लीजिए मैंने स्टार्टिंग करी किसी टॉपिक को लेके, आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। ठीक, मैंने वनों को लेके कुछ, आर्थिक समृद्धि को लेके कुछ बातें लिखना शुरू करी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने थीम में इकोनॉमिक एक्सीलेंस की वर्ड पकड़ा, और मैंने इकोनॉमिक एक्सीलेंस के इर्द गिर्द कुछ लिखा, शुरुआत में इंट्रो बनाया। ठीक, इकोनॉमिक एक्सीलेंस में मैं घुसता है कि ऐसे भी कह दूं कि एक
कई हमारे ऋग्वेद में मंत्र दिए गए हैं जो कहते हैं कि जो जंगल होते हैं, वन जो होते हैं, ये ऐसी संपदा है जो मनुष्य के लिए उसकी तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिए मतलब आवश्यक संपदा। इस तरह से मैंने अभी पढ़ा था कुछ देर कोटेशन एग्जैक्ट नहीं था, बट इस तरह का एक हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब जब मैं एंड करूंगा तो मैं उसी पॉइंट इकोनॉमिक एक्सीलेंस को ही लेके एंड करूंगा। ये सबसे खूबसूरत ऐसे लिखने की कला होती है कि आप पूरे ऐसे की जो थीम बनाएंगे वो, या जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं इंट्रो के अंदर, जो चीजें, जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं इंट्रो के अंदर कि क्या है, वास्तव में ऐसा है या नहीं, कंक्लूजन में उसको आपको लेके आना है। जब आप कंक्लूजन और इंट्रो दोनों को जोड़ देते हो तो आप ऐसे की पहली जीत हासिल कर लेते हो। ठीक समझ में है? जैसे मैं अपने समय को ध्यान देता हूँ, जब मैं ऐसे लिखता था तो मैं ऐसे लिखा था, मेरे समय में ऐसे आया था, उसमें कुछ ऐसे टाइप का था कि भारत में गरीबी बहुत बढ़ी हुई है, ऐसा कुछ था। तो मैंने स्टार्ट किया कि 15 अगस्त 1947 पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण, नियति से मिलन, और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि पूरा संसार सो रहा है तो भारत एक नए देश को लेकर के आ रहा है। ठीक, इस नए देश के सामने कई चुनौतियां होंगी और इन चुनौतियों में हमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और फिर मैंने लास्ट में जब कंक्लूड लिखा तो मैंने उसी लाइन को फिर कंटिन्यू किया कि आज हम 2022 में आ गए हैं या 21 में आ गए हैं, चुनौतियां आज भी बरकरार हैं, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को द्वारा जो नियति से मिलन भाषण दिया गया था वह आज भी प्रेरणा के रूप में मौजूद है। और यदि हम उसको निरंतर अपने इंस्पिरेशन में कंटिन्यू करते हैं तो कोई दो राय नहीं है कि हम इन चुनौतियों से पार पाके एक आधुनिक, एक विकसित राष्ट्र में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया? तो आपको मैंने क्या किया, जो मैंने इंट्रो में लिया थीम, वही मेरी थीम आ गई कंक्लूजन। ये सबसे बढ़िया ऐसे लिखने की जो आर्ट होता है जो आपको अपने अंदर डेवलप करना है। जैसे अपन गाना सुनते हैं, गाना एक लाइन से शुरू होता है और देखो गाना आखिर में वही लाइन पे खत्म होता है, धीमे धीमे करते करते। ऐसे की भी थीम ही होनी चाहिए, तब टीचर बनता है। यदि आपने टीचर को अपने टॉपिक से, अपने लेखन से बांध दिया तो इस पेपर में 140 आसपास नंबर आते हैं आउट ऑफ 250, 140, 150, मतलब ये एक एवरेज होता है। अब ये मत सोचना कि 200 नंबर आ रहे हैं, यूपीएससी में बहुत कम परसेंटेज होती है। ठीक, तो अब मैं इस टॉपिक को यहीं छोड़ दूंगा, आगे जोनल सर से देंगे। लास्ट टाइम जोनल सर के इस पेपर में 140 नंबर थे, जो लगभग एक ऐसे टॉपर के कुछ कितने नंबर, टॉपर कितने नंबर थे? 134, आपने कितने थे? 138। तो टॉपर से ज़्यादा थे दोनों के नंबर। अब ये आपको सिखाएंगे इसमें कैसे हैंडल करना था। आज का पेपर जो है उसमें क्या चीज़ें ध्यान दिमाग रखनी है। देखिए बहुत अच्छा सेशन है कि अपन हाथों हाथ पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, और आप बहुत लकी हैं कि आपको ऐसी फैकल्टीज हैं जो आपको आज ये पेपर आज ही डिस्कस दे देंगे। ठीक, बस में ये नहीं कल तक जाएंगे, कल तक जो तीन अभी हाथों हाथ लीजिए, तो सर डिस्कस कर देंगे। फिर आपके जो आइडियाज़ हैं वो आप बताइएगा और इस पर आप घर पर प्रैक्टिस करिए। जरूरी नहीं है कि आप आज ही जाके 1000 वर्ड लिख दें, लेकिन आप 300 वर्ड, 200 वर्ड, एक छोटा इंट्रो, एक पेज भी लिख पाते हैं इन टॉपिक्स पे, तो ये आपकी जीत है। ठीक है, समझ गए? चलिए, ऐसे वाला जो पेपर है, जो फर्स्ट पेपर होता है हमारे यूपीएससी के मेंस का, तो सबसे पहले तो इसका महत्व क्या है ये हम समझते हैं, है ना। तो अगर हम देखें यूपीएससी के मेंस का जो पूरा प्लान है उसको, तो एक पेपर तो ऐसे का होता है ना। दूसरा पेपर क्या होता है? जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और बाकी 2 ऑप्शनल। ठीक, अब ये सारे 250 नंबर के, है ना। अब हम देखेंगे ऐसे 250 का, है ना, और 2 ऑप्शनल के जो पेपर हो रहे हैं वो 250 के। इसके बाद में हम जीएस पेपर 4, ये तो इसके 500 हो गए और इनके 500, मतलब 1000 ऐसे हमारे पास में नंबर है जो हम केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ के और जिसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहाँ पे एक सब्जेक्ट तो ऑप्शनल वाला पढ़ा आपने और दूसरा आपने एथिक्स पढ़ा, है ना। एथिक्स का बेसिक पढ़ लिया, उसमें 135 नंबर के तो केस स्टडी आती है, जो वो बेसिक का जो है एक तरह से काम आता है उसमें केस स्टडी में केवल। तो देखा जाए तो हम कितने
1000 नंबर के लिए हम केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और ऐसे जो है इस ऐसे के अंदर हमको जो सारा हमने पढ़ा है, जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और हमारी जीवन जो हमने पढ़ा है वो पूरा लाइफ जो है वो इसके अंदर आपकी जाती है कि आपने लाइफ में जो जो भी एक्सपीरियंस आपका रहा वो सारा ऐसे में चला जाता है। जीएस फोर्थ पेपर आपका जो है वो एक सब्जेक्ट है केवल, है ना, और ऑप्शनल एक सब्जेक्ट। तो अगर आप 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं केवल, और अपने लाइफ को आपने अगर अच्छे से जिया है और उसके बारे में सोचा है, तो एक आपका ऐसे जो है ये 3-4 पेपर आपके, मतलब 1000 मार्क्स के पेपर जो है वो आप केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ के और कवर कर लेते हैं। तो अब आप देखेंगे ये कितना 1000 मार्क्स हो गए, ठीक, और बचे हुए 250 मतलब 750, और इसके अंदर बाकी जितने बचे हुए सब्जेक्ट है वो इस 750 के अंदर जो है कवर हो रहे हैं, ठीक। तो आपको, और इसके अलावा अगर हम देखें तो ऐसे के एवरेज मार्क्स अगर कोई लेके आता है तो वो 120-125 के लगभग मतलब लेके आ जाता है। अगर हम ऑप्शनल में ये करते हैं कि ऑप्शनल हमारा अच्छा कर लेते हैं और 300 के लगभग जो है मार्क्स लेके आ जाते हैं, तो ऑप्शनल और 300 और उसके 120, है ना, मिला के कितने हो जा रहे हैं 420 नंबर। आपका एथिक्स का कोई भी अगर व्यक्ति जो एवरेज मार्क्स लेके आ रहा है तो वो 100-110 तक लेके आता है ना। तो अगर देखा जाए तो 300, 420 और 500 के लगभग, मतलब 500-520 के लगभग आपको केवल ये 2 सब्जेक्ट पढ़ के, और एक अपन हम लोग जो अपने आप के लिए चिंतन करते हैं या जो भी चीज हमने पढ़ी उसके डायमेंशंस अगर हम खुद बैठ के जोड़ रहे हैं, हम कुछ लिख रहे हैं उसके बारे में, तो एक ऐसे जो है मतलब केवल 2 सब्जेक्ट और ऐसे पढ़ के आप लगभग जो है 500-520 नंबर ला सकते हैं। इसके बाद अगर आप कट ऑफ देखेंगे, जो मेंस का कट ऑफ होता है जनरल का, तो वो 750 के लगभग होता है, ऊपर नीचे 750 के, है ना। तो बचे हुए 3 जो पेपर है उसके लिए आपके दिमाग के ऊपर से प्रेशर चला जाता है, और आप कितने, अगर उसमें 80-80 मार्क्स भी लेके आ रहे हैं तो आपको कम से कम इंटरव्यू के लिए कॉल आने वाला है ना। तो ये ऐसे अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको केवल सोचना है ना, पढ़ना उसके लिए कुछ नहीं है। वो बहुत लोग पढ़ते भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे के लिए आपको कुछ पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जितना पढ़ते हैं उतने ही ज्यादा आप लिमिटेड होते चले जाते हैं, जितना आप सोचते हैं उतनी आपकी दृष्टि खुलती है, आपका विजन जो है वो ब्रॉड होता है। तो ऐसे जीएस फोर्थ और ऑप्शनल पेपर, इसका महत्व आप समझे यूपीएससी में क्या है, मतलब ये आपका सिलेक्शन करवा देंगे। अगर आपके बाकी सब्जेक्ट थोड़े भी अगर कमजोर हो जाते हैं तो ये 3 कम से कम आपको मजबूत कर लेने हैं अपने, जिससे कि आप जो है सिलेक्ट हो जाओ कम से कम। अब हम ऐसे के पेपर में जाए तो ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको ऐसे क्या होता है, निबंध क्या होता है वो बताता हूँ। निबंध है कि आपके पास एक विषय है ना, उस विषय को आपको सिद्ध करना है, हेंस प्रूव्ड जो हम लिखते थे ना वो हमको करना है ना। तो वो कब करना है, ये जैसे इन्होंने आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं, इन्होंने टॉपिक दिया है। इस टॉपिक में जो ये लाइन है ये आपके पूरे ऐसे में आप प्रूव करोगे, और कैसे, कुछ एग्जांपल्स दोगे, है ना, कुछ कहानियां बताओगे, अपना एक पॉइंट लिखोगे, उसको प्रूव करोगे कि ये कैसे जो है साइंटिफिकली, उसके बाद फिर अगली अपनी बात लिखोगे उसी से जुड़ी हुई, फिर उसको प्रूव करोगे साइंटिफिकली। यही चीज पूरी जो है ऐसे में चलती है। आपको केवल जो है अपने जितने आपके दिमाग में जो है पॉइंट आ जा रहे हैं उसको लेके, उससे जुड़ते हुए, उसको जो है आपको फाइनली जब कंक्लूजन आएगा तो उसको जो भी आपका कॉपी चेक कर रहा है तो उसको ये लगना चाहिए कि हाँ वो वाली लाइन जो है वो इसको समझ में आई और इसने प्रूव किया कि हाँ ऐसा होता है ना। अब इसमें जैसे 3 जो है इन्होंने बांट दिया है, जो लोग ये जो पढ़ा रहे हैं ऐसे उन्होंने, कि एक इंट्रोडक्शन होता है, मेन बॉडी होती है और कंक्लूजन होता है। तो अगर हम उसको भी लेके चलें तो इंट्रोडक्शन में क्या जाता है, इंट्रोडक्शन में जाता है जैसे इसके अंदर जो भी टॉपिक है उससे जुड़ी हुई हो कोई बात, लेकिन वो टॉपिक नहीं आना चाहिए, है ना। मतलब जैसे अगर हम आर्थिक समृद्धि की बात करें, इकोनॉमिक एक्सीलेंस की, है ना, या फॉरेस्ट की बात करें, तो ये सब जो है इंट्रोडक्शन में नहीं जाना चाहिए। आपको अगर इंट्रोडक्शन देखना है, समझना है कि इंट्रोडक्शन वाकई में क्या होता है,
तो आप कपिल शर्मा का शो देखना, है ना। उसकी जब शुरुआत होती है और कोई मेहमान आने वाला होता है पीछे से, मतलब जो भी गेस्ट आने वाले होते हैं, तो वो उसका नाम नहीं लेता कौन आने वाला होता है, वो उनके बारे में बात करता है और आप समझ जाते हैं कि जो है अक्षय कुमार आने वाला है या जो है सुनील शेट्टी आने वाला होता है, वो नाम नहीं लेता, अपने आप समझ जाते हैं। वो होता है इंट्रोडक्शन, है ना, कि आप उसके बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो देखने वाला है या जो पढ़ने वाला है वो समझ रहा है कि ये क्या कहना चाहते हैं, है ना। तो वो इंट्रोडक्शन होता है। आपको जितना ज्यादा अच्छा आप इंट्रोडक्शन देते हैं, उतनी ही अच्छी आपकी मेन बॉडी चली जाती है। क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन जो है वो बता देता है कि आपके अंदर समझ जो है वो है, उस विषय को लेके आप समझ गए कि क्या कहना चाह रहा है जो पूछ रहा है, वो समझ में आ गया, तो आप मेन बॉडी में जाके फिर जो है उसके बारे में अपने आप जब लिखते चले जाते हैं तो पॉइंट आपके दिमाग में बनते चले जाते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है उस चीज को। अलग अलग चीजें बहुत सारी आप पढ़े रहते हैं। तो जैसे अगर हम इसका फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, फॉरेस्ट आर बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस, तो अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि इकोनॉमिक एक्सीलेंस क्या होता है। अगर आपको इसको समझना है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक एक्सीलेंस क्या है ना। तो अगर हम आज जहाँ पे जिस समय में हम बैठे हैं, तो इस समय में इकोनॉमिक एक्सीलेंस जो है उसकी सबसे अच्छी जो परिभाषा अगर हम समझें तो वो सतत विकास है ना। सतत विकास क्या बोलते हैं उसको? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। वो इकोनॉमिक एक्सीलेंस जो है वो हम चाहते हैं कि हम सस्टेन भी करती रहे हमारी सिविलाइजेशन और हमारा डेवलपमेंट भी होता है, और वही इकोनॉमिक एक्सीलेंस जो है फिर इन्होंने कहा है कि फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज। तो फिर हम फॉरेस्ट में जाते हैं कि फॉरेस्ट में ऐसा क्या होता है। तो जब इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, दो चीजें जो है सबसे मेन है, एक तो प्रोडक्शन, दूसरा कंजम्पशन। ठीक, तो फॉरेस्ट कैसे प्रोड्यूस करते हैं अपने जो संसाधन है उनको, और कैसे उसका यूज करते हैं, हम ये देखते हैं अगर, तो हमको समझ में आता है कि कैसे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है एक फॉरेस्ट के अंदर। मतलब क्या होता है, जो पेड़ है ना, वहाँ पे वो क्या करते हैं, वो जो सनलाइट जो आ रही है उससे कुछ प्रोडक्शन करते हैं, उस प्रोडक्शन को कौन लेता है, फिर उसके पीछे जो शाकाहारी होते हैं, है ना, वो लेते हैं। उसके बाद उनको जो है लेकिन सारे अपने जरूरत के हिसाब से, कोई भी एक्स्ट्रा, अगर शेर ये नहीं करता कि मैंने एक हिरण मार दिया फिर दूसरा मार के उसको रख लूं बाद में आराम से खाऊंगा, ये नहीं करता हूँ, है ना। तो अपने नीड के हिसाब से कंजम्पशन करते हैं, ज्यादा उसको जो है इकट्ठा नहीं करते हैं, जिसके कारण वहां का जो है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बना रहता है। दूसरी चीज फिर हम देखते हैं कि क्या चाहिए होता है हमको, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो हमको चाहिए रहता है हैबिटेट अपना, है ना, और शांति आपको जो है चाहिए, पीस चाहिए। जब हम हैबिटेट की बात करें तो फॉरेस्ट आपको जो है बेस्ट हैबिटेट देता है ना। तो ये जो विषय है, अगर आप इसको इस तरह से समझते हैं तो आप इसका उत्तर अपने आप लिख पाएंगे। आपको बहुत ज्यादा फिर उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, चीजें निकलती चली जाएगी। सिम्बायोटिक रिलेशन हम वहाँ पे देखते हैं, फिर हम उसको जो है इकोनॉमी में लाके जोड़ेंगे कि कैसे सिम्बायोटिक रिलेशन जो है वो एक हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट देने में मदद करता है। इसके बाद में जो है जो बचा हुआ जो वहाँ पे रिसोर्सेज है जो बच जाते हैं, जैसे अगर वो वहां पे फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज है अगर उनका कंजम्पशन नहीं हो रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, है ना, तो वो ये कर रहे हैं कि वो नया जो है हैबिटेट डेवलप कर रहे हैं, नए लोगों को जोड़ रहे हैं, है ना। और जितना ज्यादा हम देखते हैं कि जितना ज्यादा जो है डेंस फॉरेस्ट होता है उतनी ज्यादा वहां पे क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी, है ना। तो वो अपने अंदर बायोडाइवर्सिटी को रखते हुए, सस्टेन करते हुए, अपने आप को आगे बढ़ाते हुए और आगे बढ़ रहे हैं। और यही जो है केस स्टडी हम जो है इकोनॉमिक एक्सीलेंस के लिए अगर अपनाएं तो कैसे जो है ह्यूमन जो अपना सिविलाइजेशन है वो कैसे जो है बेस्ट अपना दे सकता है। तो ये सब इस टॉपिक में वो कहना चाह रहा है ना। इसके लिए आपको केवल एनवायरनमेंट का कुछ समझ होनी चाहिए और कुछ समझ इकोनॉमी की होनी चाहिए। ये दोनों अगर समझ आपके अंदर है तो जितना ज्यादा आप देखते जाएंगे फॉरेस्ट को, जितना आप फॉरेस्ट के अंदर जाते जाएंगे उतना आप देखेंगे कि उससे जो है हम कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपना कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको चीजें जोड़ते आना चाहिए, तब आप जो है निबंध जो है लिख पाएंगे। ऐसे लिखना यही है केवल,
जो उन्होंने कहा है। जैसे अगला है कि पोएट्स आर एक्नॉलेज्ड अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। तो इसके लिए कुछ तो आपको जानकारी होनी जरूरी है। जो पोएट्स है कि किसने कौन कब आया और उसने अपनी क्या बात कही और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा चीजों पे, है ना। तो ये जैसे एक एग्जांपल हम वर्ल्ड हिस्ट्री क्योंकि पढ़ रहे हैं तो उससे अगर देखें तो जो व्हाइट मैन्स बर्डन हम बात करते हैं तो वो रुडियार्ड किपलिंग जो राइटर है उनकी पोयम है ना। तो उसने उस पोयम ने जो है इतना जो है तहलका मचाया है दुनिया में कि यूरोपियंस को ये चीज समझाई कि अब आप सिविलाइज हो गए तो अब आपको दुनिया को सिविलाइज करना है ना। और वो एक तरह से लेजिस्लेशन बन गया पूरी सारी यूरोपियन कंट्रीज ने जिन्होंने कॉलोनी अपनी बनाई थी। बहुत ज्यादा जो है वो नेशनल मूवमेंट इतना ज्यादा मजबूत नहीं हुए थे कि उनको सुधार करने की जरूरत है, लेकिन उनके खुद के यहाँ के मूवमेंट्स इतने ज्यादा मजबूत हो चुके थे कि उनको कुछ अपनी तरफ से भी स्टेप्स लेने पड़े। वो इसमें दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप इंडियन पोएट्री में जाएं तो जब हम देखते हैं कि एक प्रगतिवादी आंदोलन चला है जब हम आजाद होने वाले थे उससे पहले, तो कम्युनिज्म के खिलाफ जो है चीजें आने लगी। जैसे कुछ एक पोयम है बहुत ज्यादा फेमस जो पोयम्स होती है, जैसे वो अपने निराला की पोयम है कैपिटलिज्म के खिलाफ, जो कुकुर मुत्ता अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर उन्होंने कैपिटलिज्म के खिलाफ जो बात करी है और वही चीज हमारे नेशनल मूवमेंट से जाके जुड़ जाती है ना। तो वो ऐसे लेजिस्लेशन है जो हमको दिख नहीं रहे हैं। जैसे हम अगर तुलसी की बात करें तो तुलसी ने राम के रूप में हमारे सामने एक प्रतिमान रखा है ना। और वो प्रतिमान जो है वो कैसा बना है हमारे लिए एक आदर्श बना है जो, और वो अभी तक जो है एक आदर्श पति क्या होना चाहिए, आदर्श पत्नी क्या होनी चाहिए, वो वाल्मीकि रामायण से अलग है रामचरितमानस इन सब मामलों में, है ना। और फिर हम अगर आप पढ़े हैं, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप आने चाहिए, लेकिन जो मैं पढ़ा हूँ मैं उससे के अकॉर्डिंग जो है डिस्कस कर रहा हूँ। तो वही राम जब हम देखते हैं फिर बाद में जब निराला की कविताओं में आते हैं तो जो एक राम पहले अपने भाई की मृत्यु पे ये कहता है कि जो है वो पत्नी के मरने का उतना दुख नहीं होता मुझे जितना कि भाई के जो है भाई को जो चोट लगी है, भाई उनको जब वो बाण लगता है उनका, तो तुलसी कहलवाते हैं राम से कि एक बार पत्नी चली जाती तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भाई को जो लगी है उससे। और वही फिर निराला के राम जब आते हैं तो हम मॉडर्न में देखते हैं निराला के नाम जब लगता है कि यार मैं हार जाऊंगा तो वो क्या बोलते हैं, आए जान के उद्धार किया गा होना सका। तो मतलब क्या है कि कवि जो है वो बदलते जा रहे हैं अपने आसपास के परिवेश को, अपनी चीजें जो वो लिख रहे हैं ना उससे चीजें बदल रही है। जैसे जब हम देखते हैं 1920 के बाद में जब थोड़ा सा हमारा नेशनल मूवमेंट हल्का पड़ा था तो उस समय जो है छायावाद हमारे यहाँ पे आया, और छायावाद जो है वो थोड़ा रोमांटिक था अपने नेचर में, व्यक्तिवादी था। तो जो वो व्यक्तिवादी था तो उस समय हम कविताएं लिखते हैं जैसे कि ले चल मुझे सहारा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे धीरे, है ना। तो वो क्या है कि वो थोड़ा सा एक हम अब चाह रहे हैं कि हम किसी की तरफ जाएं, कोई हमको मिले जो लीड करे, वो हमारी पोयम कह रही है। और तब गांधी आते हैं परिप्रेक्ष्य में और गांधी के पीछे जो है पूरा भारत चल पड़ता है। वो सारे जो ये कोई लेजिस्लेशंस नहीं बन रहे हैं, ये क्या हो रहा है कि वो कुछ प्रतिमान हमारे सामने रख रहे हैं, है ना, कभी जिसको पढ़ने के बाद में, जिससे पहुंचने के बाद में जो जनता तक पहुंचता है और वो चीजें समझना शुरू करते हैं कि यार कैसे जो है हमको आगे बढ़ना है ना। और फिर आजादी के बाद हम देखते हैं तो फिर दुष्यंत कुमार जैसे कवि जो अलग अलग अपनी बात रखते हैं, दुष्यंत कुमार है, जयशंकर प्रसाद है ना। वो जैसे तू रानी बन गई, दिल्ली के बारे में कहते हैं जैसे कि तू रानी बन गई, वेदना जनता क्यों सहती है। तो ये सारी चीजें जब जा रही है उसके पास में, जो शासक है उसके पास में, तो वो उनके अकॉर्डिंग जो है अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जैसे वो फिर कहते हैं तोड़ो 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 कारा। तो वो सारी चीजें जो है ना इसमें हमारे मूवमेंट्स के अंदर जैसे जो जयप्रकाश नारायण है ना, तो ये मूवमेंट जो है उन सबको वो जो है लीड कर रहे हैं, अपने उससे नहीं, जो लीडर नहीं बन रहे हैं वो, लेकिन अपने विचार उन तक पहुंचा रहे हैं और उन विचारों से प्रेरणा लेके जो है आगे बढ़ रहे हैं। फिर आगे आएंगे तो कुछ मायावती के बारे में जैसे नागार्जुन की कविता है ना। तो ये सारी चीजें जो क्या कर रही है, जैसे दलित आंदोलन को वो जो है मजबूत कर रही है।
उसके बाद में अदम गोंडवी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नरेश सक्सेना जैसे कवि आते हैं और वो भी स्थितियों को बदलने के लिए जो है लगातार प्रयत्न करते हैं, और वो कविताएं सुन के जो है हमारे जो ये है जनता जो है, जो पॉपुलर मूवमेंट जो है वो शुरू हो रहे हैं। हालांकि उनका नाम हमने नहीं सुना होता है, लेकिन उन्होंने जो लिखा है हम देखते हैं कि वो हमारे जो बाद में जो है वो चीजें हमको प्रभावित करती है अलग अलग तरीके से। तो ये सारी चीजें इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन में जा सकती थी। अब तीसरा वाला जो है क्वेश्चन के इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के रूमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है ना। हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्टरीज won by the scientific man over the romantic man। तो अब रोमांटिक मैन जो है ना, इस टर्म को आपको पता होना चाहिए इसका आंसर लिखते समय, है ना, कि रोमांटिसिज्म क्या है। ये एक धारा इतिहास की जिसमें जो है एक व्यक्ति को ज्यादा महत्व दिया जाता है बजाय कि समाज के। इंडिविजुअल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बजाय कि सोसाइटी के, इस धारा में। इसके अलावा जो है ये नेचर के ज्यादा नजदीक हो जाता है। इसके अलावा फिर ये क्या होता है जो रोमांटिसिज्म है उसके अंदर के इंडस्ट्रियलाइजेशन का, साइंस का जो चीजें डेवलप हो रही है और जो नुकसान पहुंचा रही है हमारे जो समाज को तोड़ रही है, हमारे रिश्ते कमजोर कर रही है ना। तो इसमें जो है रोमांटिसिज्म में आपके मानवीय रिश्तों को ज्यादा जो है महत्व दिया जाता है बजाय कि जो आपके इकोनॉमी या जो भी डेवलपमेंट है उस सब के। तो ये चीज अगर आपको पता होगी तो फिर आप बताते चले जाएंगे जो इतिहास में जो है अलग अलग घटनाएं घटती रही। जैसे हम अगर इसमें एग्जांपल देखें तो एक बुद्ध का एग्जांपल हम देख सकते हैं। बुद्ध बहुत ज्यादा रोमांटिसिज्म की तरफ जो शुरुआत में बुद्ध का देखें तो वो गए, लेकिन फिर बाद में जब बुद्ध चले गए और बुद्ध के जाने के बाद में जब डेवलपमेंट होता है तो क्या होता है कि थोड़ा सा रेशनलिटी आती है उनके चिंतन में। तो ऐसे अलग अलग हमारे नीरो का एक एग्जांपल है अगर हम रोम में जाएं तो के। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो भी व्यक्तिगत हीगल ने जिसके खिलाफ जो है वो किया है ना। तो वो सारी चीजें इसमें आती है। हालांकि इसमें मुझे जो है लिखने के लिए बहुत ज्यादा पॉइंट मेरे पास नहीं है, हालांकि जिसने पढ़ा होगा फिलोसॉफीज को तो उसके पास होगा। रेशनल अगर हम देखें कि कोई रेशनल मनुष्य है तो हम जैसे इसको देखते हैं बाबर जब मुगल से इंडिया में आ रहे हैं तो तब हम देखते हैं कि बाबर ज्यादा रेशनल है और बजाय कि जो है हमारे राणा सांगा और इन सबसे कैसे कि वो क्या कर रहे हैं, जैसे राणा सांगा और ये लोग कि ये राजपूत है जो कि तो ये कह रहे हैं कि हम पीठ पे जो है वो घाव नहीं खाएंगे, है ना। इसके अलावा जैसे शरीर से नीचे जो है वो हम वार नहीं करेंगे। ये सारा रोमांटिसिज्म का एक जो है पार्ट है कि आप अपनी भावनाओं को ज्यादा प्रबल होने दे रहे हैं बजाय कि अपने लक्ष्य से, है ना। जैसे हम देखते हैं कि कुछ लोग आप जानते होंगे कि जिनका लक्ष्य है कि वो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के लिए या कुछ, तो उनका फोकस क्या होना चाहिए कि हमारे दिन का मैक्सिमम टाइम जो है वो उस पे जाए। लेकिन अगर उनकी मान लो कोई जो है गर्लफ्रेंड है ना, पैसी है, तो वो के उसको या जैसे अगर लड़की है तो उनका कोई बॉयफ्रेंड है तो वो क्या है कि प्रायोरिटी अपनी अगर उसको देने लग गई तो फिर क्या होगा कि उसकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो दूर हो जाता है ना। तो ये एक एग्जांपल है जिसके ऊपर हम अलग अलग एग्जांपल्स रख के और जो है इसका आंसर लिख सकते हैं इस वाले क्वेश्चन का। ये क्या कहना चाहता है, ये चीज आपको समझ में आ रही है ना। ये रेशनलिटी को और हमारी फीलिंग्स को, उन दोनों को सामने रख के ये बताना चाह रहे हैं कि रेशनल जो है जो भी मनुष्य है वो ज्यादा प्रगति करता है बजाय कि जो अपने फीलिंग्स के ऊपर चल रहा है। और उसके कुछ एग्जांपल्स आपको देने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको केवल यही देना है। ये जैसे है तो इसमें हमको एक चीज और दिखती है कि कई बार क्या होता है कि रेशनलिटी जो है आपकी वो आपको रोमांटिसिज्म की तरफ ले जाती है ना। तो वो वाला पॉइंट भी हमको लिखना है जो इससे कॉन्ट्राडिक्टरी है। उसके कुछ एग्जांपल्स आपके पास होने चाहिए, है ना। अब जैसे पोयम उनकी है अपने नागार्जुन की है अकाल के बाद, आप अगर देखेंगे, या नरेश सक्सेना जो है उनके तो सारी पोयम ही इसी तरह से भरी पड़ी है। जैसे कॉन्क्रीट है, आप घर जाके पढ़ना तो उसमें रेशनलिटी है और उससे उन्होंने रोमांटिसिज्म जोड़ा है। तो अगर आपके पास कोई कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है ना तो वो भी आपको इसके अंदर देना है। ये नहीं है कि वहां से बंध जाना है, मतलब आप बंधे हुए नहीं हो इससे विषय से, लेकिन इससे जुड़े हुए रहते हुए आप चीजों को एक्सप्लोर करते जा रहे हो अपने अंदर, है ना।
जैसे अगर एक एग्जांपल जैसे कंक्रीट में आपको बताऊं तो कंक्रीट में वो कहते हैं, नरेश सक्सेना कहते हैं कि जब कंक्रीट होती है तो गिट्टियां सबसे पहले आती है ना, तो गिट्टियां पूरी तरह से आपस में सट जाती है। एक पूरा उनकी पोयम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उसका मैं लबोलुआ बता रहा हूँ क्या है। तो वो आपस में सट जाती है, लेकिन फिर भी जगह छोड़ देती है रेत के लिए, और रेत चाहे जितना सटे वो जगह छोड़ देती है सीमेंट के लिए, है ना। और सीमेंट चाहे जितना सट जाए आपस में वो जगह किसके लिए छोड़ देती है, पानी के लिए। और पानी चाहे जितना सटे वो हवा के लिए जगह छोड़ देता है ना। तो और लेकिन इसके बावजूद कंक्रीट कितना मजबूत होता है, तो नरेश सक्सेना कहते हैं कि लास्ट लाइन उनकी कि यही जो है हमको महत्व बताती है रिश्तों का, कि रिश्ते अगर मजबूत हो तो उतनी जगह फिर भी छोड़ देना है उस रिश्ते के अंदर, कि उसको अपनी पर्सनल जो लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी है, उसको एंजॉय करने का मौका मिले, तभी आपके रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, रेशनलिटी को किससे जोड़ा, रोमांटिसिज्म से, है ना। तो वो इस तरह के अगर आपके पास एग्जांपल्स है तो आप वो लिखिए, बिल्कुल बिल्कुल वहां से बंधना नहीं है कि जो है उसी से बन गया। और जो लास्ट वाला है वो सबसे ज्यादा इजी इसमें टॉपिक है, कि जहाँ ये अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर, है ना। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जैसे कोई शिप है ना, तो शिप की क्या योग्यता है, उसकी योग्यता ये है, उसका क्या काम है ना। तो उसकी योग्यता है कि वो समुद्र के अंदर चल सकती है, और वहीं पे वो अपना आपकी योग्यता को प्रूव करने का, और अपनी योग्यता को अपने आप को प्रूव करने का मौका जो है उसको मिलने वाला है, बजाय कि बंदरगाह पे खड़े होके, है ना। तो इसके यही इसका जो है वो है कि आप जैसे अपने आप के बारे में बात करें, तो अगर आप अपने घर से जुड़े रहते केवल और वहीं पे अगर उलझे रहते, तो आप अपनी योग्यता को, अपने आप को और दुनिया को प्रूव करने के लिए बाहर नहीं निकल पाते, और नहीं निकल पाते तो आप वहीं अपना जो पर्सनैलिटी है वो पर्सनैलिटी आपकी वहीं बंद कर ले जाती, आप बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। तो अपने ये इसका जो है एक तरह से हम देखें तो समराइज करके, और इसी को आपको फिर वहां पे लगभग 1000-1200 वर्ड्स में जब एक्सपांड करना रहता है, तो फिर क्या होता है कि एक एग्जांपल हम बात कर रहे हैं अभी अपनी खुद की, फिर आगे धीरे धीरे जैसे ये जो थर्ड वाला पॉइंट है, इसको अगर आपको आईआर से जोड़ना है, तो आप देखोगे कि हमारे जो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी में देखते हैं तो बहुत ज्यादा रोमांटिसिज्म की तरफ थी। वो चाइना के साथ में जिस तरह से रिश्ते रख रहे थे, तो उसमें वो ये नहीं देख रहे थे कि चाइना कहाँ तक आ रहा है, चाइना जो है सड़कें वहां तक बना ले रहा है, चाइना की आर्मी कहाँ तक जा रही है। लास्ट तक वो कहते रहे कि नहीं, चाइना जो है वो हमारे साथ में रहेगा, जब तक 1962 की वॉर नहीं हो गई और हार नहीं गए, है ना। पंचशील के ऊपर लास्ट तक कायम रहे नेहरू, तो वो रोमांटिसिज्म है ना। और चाइना जो है वो रेशनल है, वो चाहता है कि तिब्बत तक हमारा हो जाए, तिब्बत के आगे जो है हम एक बार जो है भारत को भी बता दें कि भाई हमारी ये पावर है, इसके आगे तुमको अगर जो भी रहना है तो हमारे अंडर में ही रहना है ना। तो ये चाइना चाह रहा है, वो रेशनल है। और एक तरह से अगर नेहरू की बात करें तो नेहरू रोमांटिसिज्म से प्रेरित है ना। तो ये एग्जांपल जैसे हम लिख सकते हैं, जितने एग्जांपल्स हमारे दिमाग में आ रहे हो जो इसको प्रूव कर रहे हैं, वो सारे हमको वहां पे लिखने हैं, है ना। तो ये चार जो ये है टॉपिक्स, इसको आप समझ पाए हैं कि क्या है इसके अंदर, और कैसे आपको इनको डील करना है इनके साथ में। बंद के बिल्कुल नहीं रहना है, इतने एग्जांपल्स दिमाग में आते रहेंगे जब आप लिखना शुरू करोगे। अगर दिमाग को खोल के रखा तो इतने एग्जांपल्स आपके दिमाग में आएंगे कि आप जो है, और बिल्कुल इस चीज को नहीं सोचना कि मुझे कोई पोयम याद नहीं है, या मुझे इससे जुड़ा हुआ कोई एनेक्डोट याद नहीं है, या मुझे इससे जुड़ा हुआ कोई कोट याद नहीं है ना। ये जैसे सर जी इस पेपर की बात कर रहे थे 2019 वाले की, उसमें जो मैंने ऐसे लिखे थे उसमें मैंने कोई कोट नहीं लिखा था, है ना। और पोयम भी लिखी थी तो वो उस क्लास के अंदर ही लिखी हुई थी, तो वही मैंने उतार दी थी कि जो है वो था, मतलब कि मनुष्य से मानव बनने तक का सफर ही जीवन है, हिंदी में मुझे जैसे याद है। तो उसमें लिखा हुआ था कि सुबह पूरे दिन की डेली रूटीन लिखा हुआ था कि सुबह उठो, उठ के ब्रश करो, ब्रश करने के बाद घूमने जाओ, वापस आओ, ये सब, है ना। जो 7th क्लास थी वो तो 7th क्लास के बच्चों के लिए जो पोयम होती है वो थी, तो वो मुझे लगा कि इससे रिलेवेंट है तो मैंने लिख दी थी, है ना। इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं था उससे जुड़ा हुआ। तो इस तरह से आपको अगर ना भी याद हो तो भी आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाता
है ना। ज्यादा अगर नहीं समझ में आए तो अगर पेपर के अंदर बैठे हो तो याद रखना कि जो है हमको नहीं समझ में आ रहा है, 1 घंटे के बाद मुझे टॉयलेट जाना है ना। और इस हर स्कूल के अंदर जो है वो तख्तियां लगा के रखते हैं, उसके अंदर कोर्स लिखे रहते हैं। कोई कोई कोर्स तो आपको ऐसा मिल ही जाएगा कि जो आप लिख दोगे, है ना। तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना, फोकस करना है अपने दिमाग में कितने ज्यादा हम वो कर सकते हैं। तो हम कितना ज्यादा हम जो है सोच सकते हैं उसके बारे में, हमको बढ़ते जाना है और केवल एक चीज दिमाग में रखनी है कि टॉपिक क्या है। सबसे पहला ध्यान तो यही होना चाहिए कि टॉपिक हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब वो टॉपिक समझ में आ गया उसके बाद आप लिखते चले जाओगे, आपके पास कोई जो है। इसके अलावा अगर हम दूसरा इसका सेक्शन देखें, है ना, ये होता ये है कि ये इसको सब फिलोसॉफिकल टॉपिक्स बोलते हैं, हालांकि ये है नहीं, है ना। ये वो है कि आप कितना समझ पाते हैं। जैसे क्या है, टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग, है ना। छप्पर पर मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हो। तो ये भी जो है हम आराम से अपने उससे जोड़ सकते हैं। अपने देश के बारे में अगर हम देखें तो जब हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही हो तब हम जहां हम हमारी कमजोरियां हैं अगर उसको देख के ठीक कर देते हैं, तो जब रिसेशंस आते हैं तो उसमें हम झेल जाते हैं। और अगर कई बार ऐसा होता है कि हमारी कमजोर इकोनॉमी है, साथ में जो रिसेशन भी आ गया और पहले ठीक ठाक चल रही थी, हम पूरा कोविड-19 जो है हम अच्छे से झेले और फिर से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि हमने पहले से हमारी, जैसे अभी आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो उर्जित पटेल कमेटी जो पहले आई थी, है ना, उसके बाद में रघुराम राजन कमेटी जो है, उन सब चीजों से हमने क्या किया था कि हमारी इकोनॉमी को दुरुस्त रखा था चीजों को। इसके अलावा बेसल जो कॉन्फ्रेंसेस हुई है उनको हमने हमारे यहाँ पे लगा, तो हम हमारी इकोनॉमी को पहले से दुरुस्त रखे हुए थे। तो एक 2008 वाला रिसेशन हम झेल गए, उसके बाद में 2019 वाला जो ये कोविड वाला पीरियड था ये हम झेल गए, नहीं तो हम झेल नहीं पाते। तो ये वाला एग्जांपल, इसके बाद में जो है ऐसे कुछ एग्जांपल जैसे हम देखें कि हमने अभी पढ़ा है जापान को, है ना। तो जापान जो है उसको जब समय रहते वो समझ गया, है ना। समय रहते उसने अपने छप्पर के अंदर जितने छेद थे वो सब ठीक कर लिए, और जब उसके ऊपर प्रेशर बना, जब पेरी आया तब तक वो इतना मजबूत था कि वो चीजों को झेल सकता था, है ना। और उसके बाद में जब चाइना के ऊपर जो है जब गिद्ध मंडरा रहे थे तब जापान के ऊपर भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन जापान चूंकि समय रहते समझ गया था। तो ये सारे एग्जांपल्स जो आप पढ़ रहे हैं वो इनके अंदर चले जाते हैं, है ना। और इसके साथ में कोई थ्योरी अपने लिखनी है आपको, इससे रिलेटेड जो आपको वहीं समझ में आएगी, क्योंकि ये पहले से आपको पता नहीं है टॉपिक क्या है ना। तो इसके बाद में जैसे अगला थोड़ा सा जो है ट्रिकी है, इसको समझने में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते, है ना। अब इससे जितना मैं समझ पाया हूँ तो इसमें रिवर जो है वो कीवर्ड है ना। रिवर क्या होती है? रिवर हम हमेशा बहती चली जाती है, वही पानी आपको दोबारा नहीं मिलने वाला जो पहले था, है ना। तो आप अगर फिर से अब इसको हम जोड़ें अगर इतिहास की धारा से, तो हम देखते हैं इतिहास की धारा में क्या चला जाता है, चीजें बदलती। हमने अभी कल हमने इंडो चाइना पढ़ा था, है ना। तो इंडो चाइना के अंदर क्या हुआ, 1940 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या हुआ, उसके बाद में फिर से चाहा किसने, उन्होंने फ्रांस ने चाहा कि हम फिर से जो है अपना शासन कायम कर लें, और जगह वही है, लोग वही है, लेकिन फिर से शासन बन पाया नहीं, चीजें बदलती जा रही है। तो ये नदी जो है इसमें आप फिर से उसी तरह से नहीं उतर सकते अगर वो उसकी जो ओरिजिनल जहां हम उतरे थे वहां से कभी उसका जो है ऊपर चढ़ जाता है, कभी उसका पार्ट नीचे चला जाता है। तो इस तरह के एग्जांपल जिसमें आप जो है अलग अलग जगह आपको मिलते हैं तो देते हैं। हालांकि ये सबसे टफ उसमें से एक होते हैं इस तरह के टॉपिक्स। अगर आप इसको उठा लेते हैं, अगर आप समझ लेते हैं, तो ये समझिए कि आपको नंबर अच्छे मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है ऐसे की, तो उसको कंटिन्यू क्या मिलेगा, द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग, है ना। और उसको अचानक से आप मिलते हैं कि यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर, ठीक है। जैसे ही आप इस टॉपिक को उसके सामने रखते हैं तो ये थोड़ा जो टफ टॉपिक है ना, ये अपना आप उसके मन में ये चीज कि अच्छा इससे कैसे डील किया है इसने, और अगर आप ठीक ठाक डील कर जाते हैं तो आपको नंबर ऑब्वियस है कि उसने अगर अच्छा लिखा होगा आपसे तो भी आप उससे ज्यादा मिलेंगे,
क्योंकि उसको कुछ नया मिला है। तो अगर आपको समझ में आता है तो आप बिल्कुल जो है इसमें हाथ डाल सकते हैं, और नहीं समझ में आ रहा है तो जलने की जरूरत नहीं है कि हाथ जला लें। फिर वो जो इजी टॉपिक है उसको आप जो है डील करें उसके साथ में। अब इसके बाद है कि अ स्माइल इज चोजन व्हीकल फॉर एन एम्बिग्यूटी, इसके लिखा असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। अब ये तो थोड़ा सा जो है मेरी उस समझ से परे है कि मैं इसके ऊपर 1200 वर्ड्स में लिख पाऊँ। आपको मिलता है तो आप जो है बिल्कुल लिखिए इसको, है ना। हालांकि इसमें समझने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें हमको क्या ऐसी चीजें लिखनी है जो हमारे उससे जुड़े। जैसे इनोवेशन की कोई बात करता है ना, तो जब आप एग्जाम्पल देने जाते हो ना इनोवेशन को लेके, तो आपको ऐसे के अंदर एग्जाम्पल देना है तो आप कौन से इनोवेशन दो जो हम देखते हैं। जैसे आपने योजना कुरुक्षेत्र पढ़ी होगी या कुछ पढ़ा होगा, उसके पीछे क्या होता है कि कुछ चीजें जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नई नई करते रहते हैं, है ना। जैसे कहीं पे ये शौचालय बनवाने हैं किसी को, तो हमने ओपन डिफेक्शन जो है उससे फ्री करना है किसी एरिया को, और वहां पे देख रहे हैं कि जो है वो तो बन गए हैं, अपने टॉयलेट्स तो बन गए, लेकिन लोग फिर भी बाहर जा रहे हैं। तो एक उसने ये किया था कलेक्टर ने कि वहाँ के बच्चे जो है जो उनको ये बोला कि आप इस तरह से करो कि जो आपके बड़े बुजुर्ग बाहर जा रहे हैं उनका जो मल है उसको आप जो है वो डिस्पोज करो। जब ये शुरू हुआ वहां पे तो वो डीएफ हो गया होगा, है ना। तो इस तरह के इनोवेशन जो है, इस तरह के आइडियाज आपको अपनी डेली लाइफ में दिखते रहते हैं। जो आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसके आर्टिकल में आपको दिख गया है ना। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है ये अपने दिमाग में हमेशा जो है डालते रहना कि ये बहुत, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है कि आपने बिना कोई जो है बहुत ज्यादा मेहनत की या बिना किसी केवल इनोवेशन के थ्रू आपने क्या किया कि वहां पे चीजें बदल दी, है ना, उनकी सोच चेंज कर दी। तो ये ऐसा ही एक है कि जो हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है, कि जो ये वाला टॉपिक है इसमें आपको कुछ दिमाग में आता है इस तरह की चीजें तो आपको इसको लेना है, नहीं तो ये थोड़ा सा और ज्यादा मतलब वो वाला टॉपिक है जिसको समझने में परेशानी आती है। और इसके बाद है कि जो एक और इजी टॉपिक हमको मिल रहा है कि जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस इट डज नॉट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज टू बी राइट, है ना। तो ये भी फिर हम अगर एग्जांपल्स में जाएं तो हिस्ट्री के कुछ एग्जांपल्स हमको मिलते हैं कि बहुत सारे जो है वो देते हैं हम। जैसे गांधी इम्पैक्ट पे जब होता है तो उसके बाद में हम देखते हैं कि जो वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बहुत सारे जो है वो दिए जाते हैं कि ये इस तरह से कर देते हैं, इस तरह से कर देते हैं, लेकिन कांग्रेस सबको मना कर देती है। क्यों? आपके पास विकल्प तो बहुत सारे हैं लेकिन वो हमारे लक्ष्य के लिए सही नहीं है, ठीक। तो इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको जो है मिल जाएंगे, है ना, जिसमें ये है कि हमने सारे विकल्प होते हुए भी विकल्प जो कुछ भी चूज नहीं किया और अपना अलग रास्ता। जैसे अगर हम कोल्ड वॉर की बात करें तो हमारे पास क्या था, हमारे पास यूएसएसआर का भी ऑफर था, यूएसए का भी ऑफर था, है ना, दोनों का ऑफर था, लेकिन हमने क्या किया, अलग रास्ता चुना। ये सारे एग्जांपल्स, और इससे क्या फायदा हुआ आपको, है ना, कि इससे इंडिया को क्या फायदा हुआ, इससे उस समय जो है हमारे नेशनल मूवमेंट को उससे क्या फायदा हुआ। हम जितना, जैसे अभी फिलहाल मैं हिस्ट्री ज्यादा पढ़ रहा हूँ तो मेरे दिमाग में ज्यादा एग्जांपल्स उसके आ रहे हैं, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना तब आप लगभग जीएस के सारे पेपर पढ़े हुए रहेंगे, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब कुछ आप पढ़े रहेंगे, आपके ऑप्शनल पढ़े रहेंगे, तो आपके दिमाग में ज्यादा ब्रॉड एग्जांपल्स आएंगे। जैसे मैं केवल कुछ ही एग्जांपल्स पे जाके टिक जा रहा हूँ, अभी आपको दिख रहा है कि मैं हिस्ट्री से ज्यादा ले रहा हूँ या आईआर से ज्यादा ले रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल मैं उन सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस हूँ। लेकिन जब आप पेपर देने जाने वाले तो यूपीएससी का पेपर कैसे होता है, जैसे का सुबह हुआ, ठीक है, अगले दिन जीएस फर्स्ट सुबह होगा, जीएस सेकंड शाम को होगा, फिर उसके अगले दिन जीएस थर्ड सुबह होगा, जीएस फोर्थ शाम को होगा। तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम रहता नहीं, आप पहले से तैयारी करके रखते हैं अपनी, तो आपके पास जो है जो एग्जांपल्स आएंगे वो ज्यादा ब्रॉड आएंगे, तो उसके कारण जो है चीजें आपकी ज्यादा अच्छी निखर के सामने आएगी। ये कुछ चुनिंदा एग्जांपल जो मैंने दिए वैसे नहीं, ज्यादा ब्रॉड एग्जांपल्स होंगे आपके पास में। तो ये समझ में आया ना आपको कि किस तरह से टॉपिक को समझना है और अपने एसे के अंदर आपको क्या क्या लिखना है और किस किस तरह से लिखना है ना। ये 250 मार्क्स का है और ये ऐसा है कि जिसमें आपने जितना पढ़ा है ना वही काम आना है, आपको अलग से नहीं।
बशर्ते आप टॉपिक जो है वो समझ पाए। वो अगर आप समझ गए तो फिर आपका खेल जो है अलग हो जाएगा चीज़ों का। तो ये आपको समझ में आए इसमें जो भी हमको लिखना है, जैसे लिखना है ना? ठीक, तो ये ऐसे का पेपर हम बंद करते हैं अभी, और इंडोनेशिया जो है वो पढ़ लेते हैं आप, है ना? आज टाइम है अभी तो, बट आपका टाइम है बट हमारा नहीं। नहीं 7:10 हो रहे हैं अभी। क्या कर रहे हैं? हमारे लिए हो गया। अच्छा, तो वो तो कल जो मेटरनिक वाला है वो तो कम से कम हम जो है डिस्कस कर लें, है ना? मेटरनिक सिस्टम कम से कम वो खत्म हो जाएगा तो कल सीधे फिर इंडोनेशिया ही हमको पढ़ना रहेगा, है ना? तो मेटरनिक सिस्टम क्या था, जब एक होता है रिवोल्यूशन, एक होता है एंटी रिवोल्यूशन, है ना? रिवोल्यूशन क्या होता है, जिसमें आप कुछ लिबरल चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं लोगों के सामने, है ना? उसके बाद में एंटी रिवोल्यूशन ये होता है कि वो जो चीजें बदल रही है, जैसे फ्रांस में डेमोक्रेसी आई, तो जो डेमोक्रेसी आई या रिपब्लिक जो बना फ्रांस, तो चीजें क्या हुई, बदल गई। अब उसको हटाने के लिए या उसको प्रवृत्ति को रोकने के लिए जो शक्तियां काम करती है वो एंटी रिवोल्यूशन पावर्स होती है, ठीक है? तो मेटरनिक जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, और उसको पता है कि अगर फ्रांस के अंदर जो हुआ है वो फैलता है पूरे यूरोप में, तो एक न एक दिन ऑस्ट्रिया की जो है उसकी जद में आएगा, है ना? तो मेटरनिक ने ये किया उसके बाद में कि वो जो फ्रांस के अंदर जो जो घटनाएं हो रही थी, जो जो चीजें बदल रही थी, जो इतिहास को पूरी तरह से, इतिहास में जो उसकी जो स्थिति है मेटरनिक की, और मेटरनिक के ऊपर जो बैठा है उसका सरदार जो है, उसकी जो स्थिति है, उसकी स्थिति को कमजोर करने वाली है। तो वो चाहेगा क्या कि वो रुकी रहे जो चीजें हैं। तो मेटरनिक जो सिस्टम है उसके अंदर उसने, मेटरनिक ने ये किया है कि वियना कांग्रेस के बाद में जो है फ्रांस के अंदर जो भी हुआ है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर जो भी चीजें, जो लिबरल चीजें आई है, जैसे डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है, सोशल इक्वलिटी है, उसको रोक के रखे, है ना? और उसके लिए उसने अलग अलग तरीके यूज किए, जैसे जो है अपनी एजुकेशन है उसके अंदर जो है लिबरल चीजों की बजाय जो कैसे मोनार्की ज्यादा अच्छी है डेमोक्रेसी से वो बताना, जो लिबरल लिटरेचर है वो ऑस्ट्रिया और जैसे जर्मनी, प्रशिया, इन सब में, वो इटली में वो जो है चीजें न पहुंचे, है ना? लेकिन ज्यादा देर तक जो है आप इतिहास की धारा को रोक के नहीं रख सकते हो। 1948 आते आते मेटरनिक व्यवस्था टूट गई, क्योंकि वो पुराने जमाने की, मतलब एक ऐसी लकड़ी जिसके अंदर दीमक लगा हो और कितनी भी बड़ी वो उससे इमारत बनी हो, वो एक न एक दिन टूटनी होती है। तो वो जो है मोनार्की कमजोर हो चुकी थी पहले से, मेटरनिक व्यवस्था इस तरह से खत्म हो गई जब। और कैसे खत्म हुई कि इतनी बड़ी व्यवस्था केवल गली के दंगों से खत्म हो गई। क्या हुआ, ऑस्ट्रिया के अंदर, वियना के अंदर गली के दंगे हुए और इनको लगा कि ये फैल जाएगा, तो उन्होंने रोकने के लिए कहा कि अब जो है और ज्यादा, अब थोड़ी हम डेमोक्रेसी लेके आएंगे। तो केवल गली के दंगों से खत्म हो गई मेटरनिक व्यवस्था, है ना? तो वो उसकी इमारत इतनी ज्यादा कमजोर थी। तो मेटरनिक व्यवस्था ये थी, फ्रांस और रिवॉल्यूशन के जो आदर्श थे उनको रोकने के लिए लाई गई थी। मेटरनिक उसको लाया था, जो चांसलर था ऑस्ट्रिया का, अपनी स्थिति को बचाने के लिए, मोनार्की को बचाने के लिए। एंटी रिवॉल्यूशन जो है उसके दिमाग में काम कर रहा था, माइंडसेट। और उसके बाद में 1948 में जाके ये व्यवस्था खत्म हुई, और फिर से जो है धीरे धीरे लिबरलिज्म जो आया है, या जो नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, उन्होंने फिर से सिर उठाना शुरू किया, है ना? तो ये मेटरनिक व्यवस्था थी। तो ये इतना, बस इसके बाद में कल हम इंडोनेशिया पढ़ना है। ये ट्राई करना, आप लिखना इसको। ये जरूरी नहीं यही लिखना, आपके दिमाग में ऐसा आता है बहुत सारी चीजें कि यार जो है इंडिया के अंदर ये गलत हो रहा है, वर्ल्ड के अंदर ये गलत हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब इनके ऊपर भी अगर आप केवल लिखते हैं तो आपका ऐसे जो है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसे वाला पोर्शन, उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको। बहुत लोग कोर्स रटते हैं बैठ के, पोएम रटते हैं बैठ के, लेकिन अगर आप ध्यान से अपने सब्जेक्ट पे पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सारा आपका ठीक हो जाएगा, है ना?